विद्यार्थियों नमस्कार। क्लास 10th टॉपिक नरेशन, वॉइस और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। 3 टॉपिक विद्यार्थियों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इन ऑनलाइन क्लासेज का, टीचिंग एक्सपर्ट की ऑनलाइन क्लासेज का आप अच्छी तरीके से लाभ ले रहे हैं और अपने आप को आने वाले भविष्य के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। किसी भी विद्यार्थी की कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या आप मोबाइल पर भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी डाल सकते हो। आप अच्छे तरीके से वीडियोस देख रहे हैं। विद्यालय में और भी, उसके बाहर भी और बच्चे हैं जिन्होंने अपना नाम कमेंट बॉक्स में डाला है, मैंने वो पढ़े हैं। एकेडमी के बच्चे भी हैं, इंग्लिश मीडियम, दोनों ही में बाइलिंगुअल टीचिंग यहाँ करा रहा हूं, इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी। इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो भी इंग्लिश में यहाँ लिख सकते हैं और वो यहाँ टॉपिक्स को इंग्लिश में समझ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपका टॉपिक जो चल रहा था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसमें एक आपको बताए थे कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले वाक्य, और वो सेंटेंस मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार का उनका स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ये तो कहलाएगा इफ क्लॉज और ये कहलाएगा मेन क्लॉज। ये कहलाएगा आपका मेन क्लॉज, ये कहलाएगा इफ क्लॉज। ये मान के आप चलिए, मैंने आपको बताया था ये टॉपिक मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें बताऊंगा जरूर। ये मैंने आपको कल भी बताया था। ओपन कंडीशन, अनलाइकली कंडीशन और अनफुलफिल्ड कंडीशन, जिसमें ओपन कंडीशन में इफ क्लॉज कॉमा मेन क्लॉज, इसी प्रकार से अनलाइकली में इफ क्लॉज मेन क्लॉज, अनफुलफिल्ड में भी इफ क्लॉज और मेन क्लॉज। आप ये मान के चलिए। और यदि मेन क्लॉज पहले आता है तो इफ क्लॉज बाद में आ जाएगा, तब आपको इफ बीच में लगा हुआ मिलेगा। समझना है, लिखना नहीं है इसमें से कुछ भी। ये टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी आप सभी को समझना है, बिकॉज यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि आपको रिक्त स्थान में क्रिया का सही रूप भरना होता है। प्रिय विद्यार्थियों, या इफ क्लॉज की बात करते हैं। ओपन कंडीशन में इफ क्लॉज में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगाते हैं। सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो तो हम यहां डू या डज प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। ध्यान दीजिए, ओपन कंडीशन खुली शर्त वाले वाक्य में इफ क्लॉज में आप लगाओगे मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। यदि सेंटेंस नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो तो डू डज प्लस एम भी फर्स्ट लगाते हैं, जबकि मेन क्लॉज में क्या लगाते हैं, विल या सेल प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। बात करते हैं अनलाइकली कंडीशन। इसमें इफ क्लॉज में क्या लगाते हैं, वर्ब। यदि बी दिया हुआ है ब्रैकेट में, कोष्टक में, यदि कोष्टक में आपको क्या दिया गया है, बी दिया हुआ है, तो आप क्या लगाओगे, वर लगाओगे। और बी नहीं दिया हुआ है तो आप लगाओगे मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म। ये बात और है, यदि सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव हो तो वहां हम डिड प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यह बात करते हैं, इधर मेन क्लॉज में लगाएंगे वुड प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार से अनफुलफिल्ड कंडीशन, अपूर्ण शर्त वाला वाक्य होता है। इफ क्लॉज में तो आप लगाओगे हैड प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, चाहे सेंटेंस आपका साधारण हो, नकारात्मक या प्रश्नवाचक होता है। और इधर लगाएंगे वुड हैव प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इनको तो आप जनरल वे में
आप इसको मुश्किल से 20 सेकंड लगेंगे समझने में। यदि इसमें से एक रिक्त स्थान भरी हुई आती है, ये भरी हुई है तो ये खाली आएगी, ये खाली है ये भरी हुई आएगी, ये भरी है तो ये खाली आएगी। कुल मिलाकर के इधर वाली इफ क्लॉज खाली आता है तो आपको मेन क्लॉज भरना है, और मेन क्लॉज खाली आता है तो आपको क्या भरना है, इफ क्लॉज भरना है। आप ध्यान दीजिए, यदि इफ क्लॉज में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस या डू डज फर्स्ट होता है तो मेन क्लॉज में हम विल या शैल प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं। यदि इफ क्लॉज में वर या मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म होती है तो मेन क्लॉज में वुड फर्स्ट भरते हैं, और यदि इफ क्लॉज में हैड प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है तो आप मेन क्लॉज में वुड है प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म भरते हैं। ये आपका कल का टॉपिक मैंने बताया था, आपको समझा भी दिया, लिखवा भी दिया अच्छी तरीके से, लेकिन आप इसको भी लिखना चाहते हो तो इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस तरह से लिखने पर आपको जो मैंने पूरा का पूरा पृष्ठ लिखवाया था उस पृष्ठ की समरी, उस पृष्ठ का नोट है, ये नोट बना लिया आपने इस तरीके से एक पृष्ठ का, जिसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल माइंड में दिमाग में समझना है कि रिक्त स्थान में ये आते हैं तो हमें ये भरने हैं, और ये आते हैं तो हमें ये भरने हैं। ओपन कंडीशन में इस तरीके से भरना है, अनलाइकली, इमेजिनरी और अनरियल कंडीशन में ये भरना है, और आपको अनफुलफिल्ड कंडीशन में ये भरना है। यहां बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट अपना टॉपिक है मॉडल्स। मॉडल्स, मॉडल एक्सिलरीज। प्रिय विद्यार्थियों, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूं, मॉडल एक्सिलरीज क्या है। देखिए, यहां मॉडल एक्सिलरीज की बात करते हैं तो ऐसे शब्द, ऐसी सहायक क्रियाएं जो किसी मूड को व्यक्त करती हैं, मॉडल एक्सिलरीज कहलाती हैं। कहने का मतलब ऐसी सहायक क्रियाएं, ध्यान दीजिए, यहां वर्ब की बात करते हैं तो एक होती है प्रिंसिपल वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। एक तो होती है मुख्य क्रिया प्रिंसिपल, और एक होती है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। प्रिंसिपल वर्ब की बात करते हैं तो उसमें मेन वर्ब्स आती हैं। हां, कुछ सहायक क्रिया भी हैं जो मुख्य क्रिया का काम भी करती हैं, जैसे कि आई डू माई वर्क। अब ये आपकी सहायक क्रिया है डू, लेकिन इस जगह पर ये क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स के दो भाग होते हैं। मेन वर्ब्स को, प्रिंसिपल वर्ब को इन छोड़ देते हैं, और भी मेन वर्ब्स हैं और कुछ सहायक क्रिया भी हैं जो मुख्य क्रिया का काम भी करती हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाएं दो होती हैं। एक तो होती हैं प्राइमरी एक्सिलरीज और एक होती हैं मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज का मतलब होता है प्राथमिक सहायक क्रियाएं, जिसमें आती हैं अपनी 11। प्राइमरी एक्सिलरीज में कितनी आती हैं, 11, और मॉडल एक्सिलरीज में कितनी आती हैं, 13। वी आर स्टडिंग हियर ओनली मॉडल एक्सिलरीज। डियर स्टूडेंट्स, you have to take it inside your mind. You have to get it that verbs, principal verbs or helping verbs. Principal verbs are known as main verbs, but helping verbs means auxiliaries. Auxiliaries का मतलब सहायक, जो मुख्य क्रिया में केवल सहायता प्रदान करती हैं। बहुत सी ऐसी सहायक क्रियाएं भी हैं जो स्वयं प्रिंसिपल वर्ब का कार्य भी करती हैं,
लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं, सहायक क्रियाओं की बात करते हैं, तो सहायक क्रियाओं में दो प्रकार की होती हैं। एक तो प्राइमरी एक्सिलरीज होती हैं और एक होती है आपकी मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज में 11 होती हैं, जिनको हम पढ़ते हैं डू, डज, डिड। डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, आर, एम, वॉज, वर। 11 होती है, जिसमें से बी फॉर्म होती है 5, हैव फॉर्म होती है 3 और डू फॉर्म होती है 3। इस प्रकार से टोटल कितनी होती हैं? 11 होती हैं। उसी प्रकार से मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल एक्सिलरीज होती हैं 10 और प्लस 3 होती है मार्जिनल वर्ब्स। क्या होती हैं? मार्जिनल वर्ब्स, यानी कि अतिरिक्त क्रियाएं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां बात करते हैं 11 सहायक क्रियाओं की। 11 सहायक क्रियाओं में 5 बी फॉर्म होती हैं, जिनको हम बोलते हैं इज, आर, एम, वॉज, वर। 3 होती है हैव फॉर्म, जिनको बोलते हैं हैज, हैव, हैड। 3 होती है डू फॉर्म, जिनको बोलते हैं डू, डज और डिड। ये 11 आपकी सहायक क्रियाएं हैं। इसके बाद मॉडल एक्सिलरीज की बात करते हैं तो मॉडल एक्सिलरीज में आपकी 10 तो मॉडल हैं, जिसमें आते हैं कैन, कोड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to। बाकी की 3 जो हैं यूज टू, डेयर और नीड, ये सभी क्या हैं? मार्जिनल वर्ब्स हैं, अतिरिक्त क्रियाएं हैं, यानी कि जो सहायक क्रिया मॉडल का काम भी करती हैं और मेन वर्ब का काम भी करती हैं, यानी कि मूड, मनोभावों को भी दर्शाती हैं और ये मेन वर्ब का काम भी करती हैं। तो यहां बात करते हैं मॉडल्स के बारे में। सबसे पहले आप इसको लिखिए, मॉडल्स क्या हैं। डेफिनेशन लिख सकते हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। मॉडल्स आर दोज auxiliaries या auxiliary verbs that indicate, auxiliary मतलब सहायक क्रियाएं। आप वर्ब लिखते हो, auxiliary verb लिखना होगा, ध्यान रखना। ऐसे auxiliary verbs ऐसे, और verbs को नहीं लिखते हो तो फिर एक्सिलरीज लिख दीजिए, ये फिर वर्ब को स्वयं अपने आप में ले लेती है। दोज एक्सिलरी वर्ब्स दैट इंडिकेट द moods ऑफ ए पर्सन। मॉडल्स आर दोज एक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल्स वो सहायक क्रियाएं हैं जो किसी भी व्यक्ति के मनोभावों को क्या करती हैं? ये व्यक्त करती हैं। द वर्ड मॉडल हैज बीन टेकन फ्रॉम the Latin word mood। ये मॉडल जो है मूड शब्द से बना है, मूड शब्द से लिया गया है। एक शब्द है लैटिन भाषा का, कौन सा? मूड, जिसका मतलब क्या होता है? मनोभावों को व्यक्त करना। द इंडिकेट द मूड्स ऑफ ए पर्सन, द फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन, द इमोशंस ऑफ ए पर्सन। किसी व्यक्ति की भावनाओं को जो क्या करता है? व्यक्त करता है, वो मॉडल्स कहलाता है। हिंदी मीडियम वाले लिखिए और इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले दोनों को लिख सकते हैं। मॉडल्स ऐसी सहायक क्रियाएं हैं
जो किसी व्यक्ति के मनोभाव, मूड्स को व्यक्त करती हैं। मॉडल शब्द लैटिन भाषा के मूड शब्द से लिया गया है। अंग्रेजी में निम्न दस प्लस 3 बराबर 13 मॉडल्स होती हैं, जिनका यहां अध्ययन किया जाएगा। इंग्लिश में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में इन इंग्लिश देयर आर 10 plus 3 13 models that we study here या that will be studied here, कुछ भी लिख सकते हो। एक्टिव में लिखो या पैसिव में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यह बात करते हैं आगे, कौन कौन सी सहायक क्रियाएं हैं, कौन कौन सी मॉडल्स हैं, देखिए। कैन, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought। ये आपकी हो गई 10। मुख्य तो ये 10 आपकी क्या है, मॉडल्स हैं। बाकी की जो 3 हैं वो मार्जिनल वर्ब्स हैं। कौन कौन सी, यूज्ड टू, इसके बाद है डेयर और नीड। ये आपकी हैं 3 और ये आपकी हैं 10। इस प्रकार से ये आपकी टोटल 13 मॉडल्स हैं और 13 और 11 मिलकर के 24 होती हैं टोटल सहायक क्रियाएं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां हम बात करते हैं इन मॉडल्स के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले मैं आपको यह मॉडल्स के बारे में थोड़ा बता देता हूं। नंबर 1, मॉडल्स आर ऑलवेज यूज्ड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। These can be used with any subject in the sentence. नंबर 1, मॉडल हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही उपयोग में लाई जाती है। कभी भी किसी भी मॉडल के बाद सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट आईएनजी, फर्स्ट के साथ एस या ईएस बिल्कुल नहीं लगाते हैं। हां, एक बात और कि यहां जब हम बात करते हैं तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम अवश्य ही मॉडल के साथ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सेंटेंस जो होगा वो होगा आपका पैसिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस हैं
उन पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, पैसिव वॉइस के वाक्यों में आपको ध्यान रखना है कैन, विल, वुड, शुड, जो भी मॉडल आती है उस मॉडल के बाद क्या लगाते हैं, बी। क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं मॉडल के बाद। और हम जब बी लगाते हैं किसी भी मॉडल के बाद तो आपको यह ध्यान रखना है कि बी स्वयं मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का काम करता है। इसीलिए कैन बी, शुड बी, विल बी, वुड बी, शैल बी, शुड बी, तो ये ध्यान रखना है आपको। बी जब आ गया तो समझ जाइए बी क्या है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम कर सकते हैं। बाकी इसी उसमें आती है केवल पैसिव वॉइस में। वैसे मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। आईएनजी, एस या ईएस बिल्कुल इनका प्रयोग नहीं करते हैं। नंबर 2 बात, मॉडल जो होती हैं इनमें विशेष ध्यान देना है कि किसी भी नंबर का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर का मतलब होता है वचन। मॉडल पर एक वचन या बहुवचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देयर आर 2 टाइप ऑफ नंबर्स, 2 नंबर्स इन इंग्लिश। इन इंग्लिश 2 नंबर्स, बट इन संस्कृत 3 नंबर्स। अंग्रेजी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में एक और होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अंग्रेजी में 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहां किसी भी मॉडल पर किसी भी नंबर का वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी नंबर के साथ, किसी भी वचन के साथ इनका प्रयोग किया जा सकता है। ओके डियर्स, अब यहां हम बात करते हैं नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, नंबर की हम जब बात करते हैं, वचन की जब हम बात करते हैं, तो आगे किसी भी लिंग का, किसी भी जेंडर का किसी मॉडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि इस जेंडर के साथ, स्त्रीलिंग के साथ, पुल्लिंग के साथ इस मॉडल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। यानी कि किसी भी जेंडर, किसी भी नंबर पर का किसी भी मॉडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनका प्रयोग किसी भी कर्ता के साथ, चाहे वो एक वचन हो, चाहे वो बहुवचन हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो पुल्लिंग हो, किसी के साथ भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। ओके डियर्स, अब यहां हम बात करते हैं नेक्स्ट बात क्या करते हैं कि किस किस प्रकार से, कौन कौन से मूड्स को ये प्रकट करते हैं, कैसे इनका क्वेश्चन आता है। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन कैसे आएगा ये हम बाद में बात करेंगे। अभी कैसे, क्या आपको मूड समझने हैं। कैन जो है वो बहुत सारे मूड प्रकट करता है। नंबर 1, किसी भी एबिलिटी को, क्षमता को, योग्यता को, कैपेसिटी को, पावर को, स्ट्रेंथ को, परमिशन को, अलाउ को, जनरल पॉसिबिलिटी कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए इसका प्रयोग करते हैं, पजलमेंट के लिए इसका प्रयोग करते हैं, एस्टोनिशमेंट, आश्चर्य के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। और साधारण संभावना में भी, नेगेटिव इंटरगेटिव में भी इसी का प्रयोग कर सकते हैं। पावर की बात करते हैं, आई कैन रन फास्ट। ताकत की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं तो कैन का प्रयोग करेंगे। योग्यता की बात करते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कैन का प्रयोग किया जा रहा है योग्यता के लिए। क्षमता के लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं। परमिशन के लिए यू कैन, परमिशन के लिए मे का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, जहां अधिकार होता है वह कैन, और जहां प्रार्थना होती है वहां किसका प्रयोग करेंगे, मे का। ये ध्यान रखना, मैं बता दूंगा आगे इसमें। दूसरी बात आती है कुड की। जो मूड कैन के लिए काम आते हैं वही मूड कुड के लिए काम आते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम कब करते हैं, पास्ट टेंस में। जब यही योग्यताएं, यही क्षमताएं, यही आपकी पावर, यही आपकी स्ट्रेंथ यदि पास्ट टेंस में आती है तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड का, ना कि कैन का। मे की बात करते हैं तो मे का प्रयोग करते हैं संभावना के लिए। यस, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे। हाँ, आकाश में बादल हैं, आज बरसात हो सकती है। माय ब्रदर, मेरा भाई, हैज गॉन टू मार्केट, मेरा भाई बाजार गया है।
ही मे ब्रिंग सम वेजिटेबल्स, वह कुछ सब्जियां ला सकता है। तो यहां मे का प्रयोग कर सकते, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। और इस संभावना के अलावा मे के लिए विश, ब्लेस, कर्स, इनका प्रयोग भी इसमें करते हैं। माइट का प्रयोग करते हैं संभावना, लेकिन क्षीण संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी जहां होती है, बिल्कुल ना के बराबर संभावना होती है, वहां माइट का प्रयोग करते हैं। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, इट माइट रेन टुडे, आकाश में बादल नहीं है, बरसात हो सकती है। पास्ट टेंस में मे का पास्ट टेंस तो है ही, यू हैव नॉट टेकन दीज मेडिसिन्स रेगुलरली, यू माइट रिकवर विद इन ए मंथ, तुमने इन दवाइयों को नियमित रूप से नहीं लिया है, या नियमित रूप से आप नहीं लेते, यू डू नॉट टेक दीज मेडिसिन रेगुलरली, यू माइट रिकवर विद इन ए मंथ, तुम एक महीने स्वस्थ हो सकते हो। नहीं, माइट का प्रयोग करेंगे क्योंकि स्वस्थ होने की संभावना क्या है, बहुत ही कम है, वहां किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा हेजिटेशन, हिचकिचाहट के लिए, जैसे कि माइट आई टेक योर पेन प्लीज, कृपया क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, माइट का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा कोई हाइपोक्रेसी, पाखंड जिक्र करते हैं, यस कैट्स माइट फ्लाई, हाँ बिल्लियां उड़ सकती हैं, तो वहां माइट का प्रयोग करेंगे, बिल्ली उड़ती नहीं, ये पाखंड है, बिल्कुल ही क्षीण संभावना के लिए। विल और सेल के लिए भी हम प्रयोग करते हैं, किसी भी थ्रेट का, धमकी का प्रयोग करते हैं, ड्यूटी के लिए इनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि धमकी देते हैं किसी को, आई विल किल यू, मैं तुमको मार दूंगा। वुड शुड का प्रयोग करते हैं इन विल सेल के पास्ट टेंस के रूप में, और वुड की बात करते हैं तो पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं वुड का। और नंबर दूसरा पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदत के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदत, पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन, वुड यू लाइक टू टेक सम मोर कॉफी, क्या तुम और कॉफी लेना पसंद करोगे, वुड का प्रयोग करेंगे। और शुड का प्रयोग हम सेल का पास्ट टेंस के रूप में करते हैं। इसके अलावा शुड का प्रयोग करते हैं हम किसी भी एडवाइस, सजेशन के लिए, जैसे कि यू आर इल, यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, तुम बीमार हो, तुम्हें किसी डॉक्टर संपर्क करना चाहिए। लेकिन कोई कहता है कोई गंभीर रूप से बीमार है, तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का। यू आर सीरियसली इल, यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर एट वंस, तो तुमको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, तो हम मस्ट का प्रयोग कर देंगे जब बाध्यता हो जाती है। सुझाव के लिए शुड का प्रयोग करते हैं, मॉरल ड्यूटी के लिए शुड का प्रयोग करते हैं, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारे माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मस्ट की हम बात करते हैं तो मस्ट का प्रयोग कहां करते हैं, जहां ऑब्लिगेशन हो, बाध्यता जहां होती है, वहां हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कंपल्सन हो, बाध्यता हो, वहां मस्ट का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं आगे ought to, जहां शुड का प्रयोग करते हैं वहीं ought to का प्रयोग कर देते हैं, मॉरल ड्यूटी के लिए, सुझाव के लिए, सजेशन के लिए। और उसी प्रकार से जहां हम वुड का प्रयोग करते हैं पास्ट हैबिट में, वहां हम यूज टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, यूएसई, यूज टू, आप कभी भी प्रेजेंट हैबिट के लिए नहीं लगा सकते। वर्तमान में प्रेजेंट टेंस में यूज टू का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्तमान में यदि कोई हैबिट है तो। पास्ट टेंस में यदि कोई आदत है, कोई हैबिट है, तो वहां यूज टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि वर्तमान में प्रेजेंट टेंस में कोई हैबिट है तो वह यूज टू का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हमेशा हैबिचुअल के लिए होता ही है, आदत अनुसार होने वाले कार्य के लिए मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही करते हैं। यहां मॉडल यूज टू नहीं लगाएंगे। मॉडल यूज टू की बात करते हैं तो यूज टू केवल और केवल पास्ट टेंस में उपयोग में लाया जाता है, वो भी पास्ट हैबिट के लिए, भूतकाल की आदत के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। भूतकाल का मतलब भूतकाल में पास्ट टेंस में कोई काम आप आदत अनुसार करते हैं, जैसे कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई यूथ, मैं मेरी युवावस्था में क्रिकेट खेला करता था, वहां यूज टू का प्रयोग करते हैं। डेयर की बात करते हैं तो डेयर माने साहस होना, और नीड माने होता आवश्यकता होना। डेयर, हाउ डे, आपने सुना होगा कई बार ये सेंटेंस, हाउ डे यू टच मी, हाउ डे यू इंसल्ट माई कंट्री, इस तरीके सेंटेंस आते हैं डेयर। और नीड का प्रयोग करते हैं
आवश्यकता के लिए या नीड नॉट का प्रयोग करते हैं, डेयर नॉट का प्रयोग भी कर देते हैं। यू नीड नॉट कम टू स्कूल टुमारो बिकॉज ऑफ ए हॉलीडे। तुमको कल छुट्टी के कारण स्कूल आने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से ये आपके मॉडल्स हैं। मैं आशा करता हूं आपने इसको उतार लिया होगा। अब आप लिख सकते हो दीज आर द फॉलोइंग रूल्स ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स से इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना, संबंधित कुछ नियम। यहां आपको वही नियम लिखने हैं जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से आपके जो नियम हैं वो आपको यहां यूज में लेने हैं। नंबर 1 आप लिख सकते हो रोमन संख्या में, we can use any subject with any model। हिंदी में लिखिए किसी भी मॉडल के साथ किसी भी कर्ता को लिख सकते हैं। नंबर 2, मॉडल्स के बाद हमेशा एम्बी फर्स्ट लगाते हैं। इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं वी यूज ऑलवेज एम्बी फर्स्ट विद ए मॉडल। मॉडल के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मॉडल्स पर वचन नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे लिख सकते हो numbers do not affect any model। नंबर्स यानी कि वचन किसी भी मॉडल को अफेक्ट यानी कि प्रभावित नहीं कर। ध्यान रखना मॉडल की स्पेलिंग का MODAL है। MODEL नहीं, वो मॉडल होता है। मॉडल, मॉडल का मतलब क्या होता है? नमूना, जिसको मॉडल को बोलते हैं। अफेक्ट एनी मॉडल, किसी भी मॉडल यानी कि जो दे रखी है मॉडल्स यानी कैन कोड, सेल्सोड, बेलबोर्ड, मेमाइट वगैरह, इन पर किसी भी नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपके क्या हैं? कुछ नियम है। थोड़ा सा और आप समझिए कि प्रश्न किस प्रकार का एग्जाम में आता है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत पहले यानी कि लगभग आज से 15 वर्ष पहले तक 2006 में कोर्स चेंज हुआ था। 2006 से पहले प्रश्न आता था मॉडल का। कैसे आता? लिखना नहीं है आपको किसी को, ये तो आप लिख लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके लिख लेना।
रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सुटेबल मॉडल। उपयुक्त मॉडल का प्रयोग करते हुए वाक्य को पुनः लिखो। ऐसे आते थे पहले सेंटेंस, लगभग 15 वर्ष पहले। 2006 के बाद पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ। मैं बताता हूं यहां 2001 से लेकर के 6 तक, 2001 से पहले भी सेंटेंस कैसे आते थे, जैसे इट इज possible that he brings a camera for me। ये संभव है कि वह मेरे लिए एक कैमरा लेके आए। ऐसा एक सेंटेंस आ गया आपको। पहले ऐसे आते थे 10th क्लास में, 12th क्लास में भी। ध्यान रखना, ये टॉपिक आपका फिलहाल 10th क्लास में दिया गया है, 12th क्लास में टॉपिक नहीं है। पहले ये टॉपिक 12th क्लास में भी था और 10th में भी था। तो 10th में और 12th में इस प्रकार के सेंटेंस आते थे 2006 से पहले तक। आई बीन टीचिंग फ्रॉम लास्ट 20 years। इट इज पॉसिबल दैट ही ब्रिंग्स ए कैमरा फॉर मी। यहां बात करते हैं उपयुक्त मॉडल का प्रयोग करते हुए। अब इसमें आपको कौन सी मॉडल का प्रयोग करना है, यह आपको कहीं नहीं दिया गया है। आपको वाक्य में ही देखना है कि एक मूड दिया गया है, कौन सा, पॉसिबल। पॉसिबल संभावना। ये मूड किसको प्रकट करता है, मे को। मतलब ये जो मूड है कौन सी मॉडल दर्शाता है, मे को दर्शाता है। तो आप किसका प्रयोग करेंगे, मे का। लेकिन बैक को पुनः कैसे लिखेंगे, बैक को यहां से उठाएंगे ही, और ही के बाद फिर लिखेंगे मॉडल कौन सी, मे ब्रिंग। एस को हटा देंगे। मैंने अभी बताया था कि आप मॉडल के बाद हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे, एस या ईएस भी नहीं लगाओगे। ही मे ब्रिंग ए कैमरा फॉर मी। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका बनेगा। इसके बाद बोलते थे कि इट से लेकर दैट तक हम सब कुछ हटा देते हैं और मूड शब्द को जानकर मॉडल लगा देते हैं। इट से लेकर दैट तक जो भी कुछ दिया गया है उसको हटा देते हैं। ऐसे 3-4 प्रकार के सेंटेंस आते थे और मूड शब्द को हम जान करके क्या लगा देंगे, मॉडल लगा देंगे। इस प्रकार का सेंटेंस आता है। लेकिन फिलहाल की बात करते हैं 2006 के बाद ये सेंटेंस नहीं आने लगे। 2006 के बाद कैसे सेंटेंस आने लगे, ही रिक्त स्थान ब्रिंग ए कैमरा फॉर मी। शुरुआत जब इस प्रकार के सेंटेंस की हुई थी तब बच्चों को लगा था कि ये तो बहुत कठिन है, इस तरीके से तो मॉडल भरना बहुत कठिन है। फिर ये पैटर्न चेंज हो गया तो बच्चों को कुछ राहत मिली और ब्रैकेट में केवल क्या दिया हुआ आने लगा, पॉसिबल आ गया। जैसे कि कोष्टक में मूड दिया हुआ आता था। जिन बच्चों ने 2006 से लेकर के 12th क्लास की बात कर रहा हूं मैं, 10th क्लास में उनको ध्यान नहीं होगा। 12th क्लास में 2006 से लेकर के 2012 तक जिन बच्चों ने 12th क्लास पास आउट किया हुआ है वो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो जो वीडियो को देख रहे हैं। 10th क्लास का भी देख रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उन्होंने ये टॉपिक पढ़ा था 12th क्लास में जब इस प्रकार का सेंटेंस आता था। मॉडल्स, प्रपोजिशंस, सिंथेसिस, फ्रेजल वर्ब, फोनेटिक सिंबल, वर्ड स्ट्रेस, नरेशन, वॉइस, करेक्ट फॉर्म वर्ब, ये सभी टॉपिक आपके सिलेबस में थे। 6 टॉपिक और थे आपके। टेलीग्राम आपका था, इनविटेशन, नोटिस वगैरह और डायलॉग वगैरह, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारे टॉपिक भी आपके, और ऐसे निबंध लेखन ये था। तो अभी हम जब बात कर रहे हैं ही ब्रिंग ए कैमरा फॉर मी, क्या आ गया इसमें, पॉसिबल। तो पॉसिबल किसको जिक्र करता है, मे को। हमने उठा करके क्या लगा दिया, मे। इस प्रकार के सेंटेंस 2006 से 12 तक ये चलते 12th में और 10th में। 2012 के बाद फिर कोर्स आया आपका NCERT का।
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वैसे अगले वर्ष से, अभी इस सत्र से 11th और 9th के लिए तो सिलेबस फिर आएगा, अभी राजस्थान बोर्ड का ही है, आरबीएसई का ही। एनसीईआरटी में, एसआईईआरटी दे रही है अभी तो इनको, राजस्थान स्टेट जो गवर्नमेंट है, एनसीईआरटी में 2012 के बाद या 2013 से लेकर के ये आपके सिलेबस में 12th क्लास में से ये टॉपिक हटा दिया। अब की बात करते हैं 12th क्लास में एक भी ग्रामर का टॉपिक नहीं है, 12th क्लास में नहीं है, तो 10th क्लास में अब ये ग्रामर का टॉपिक आता है, व्याकरण का। अब कैसे आता है? माय ब्रदर इज ए रेसलर, ही रिक्त स्थान ये आ गया। इसमें कोई भी मूड दिया हुआ नहीं आता है। क्लास 10th में आप जो एग्जाम आता है उसमें आपको केवल रिक्त स्थान आएगी मॉडल से संबंधित, और उस रिक्त स्थान के बाद भी कहीं भी सेंटेंस में कोई भी मूड दिया हुआ नहीं आता है, बीच सेंटेंस में भी नहीं आता है। आपको तो केवल समझना है। जैसे कि बात करते हैं माय ब्रदर इज ए रेसलर, मेरा भाई पहलवान है, तो पहलवान है तो इसका मतलब ताकत वाला आदमी है, ताकत है उसके अंदर, पावर है उसके अंदर, स्ट्रेंथ है उसके अंदर, और पावर और स्ट्रेंथ किसको दर्शाता है? कैन का। आप किसका प्रयोग कर दोगे? कैन का। अभी मैंने बताया था जैसे कि वह बीमार है, उसे रिक्त स्थान डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्या आएगा उसमें? शुड आएगा, क्योंकि आप क्या दे रहे हो उसको? सुझाव दे रहे हो। यू आर इल, यू शुड मीट ए डॉक्टर, क्योंकि इसमें कोई मूड नहीं दिया गया, लेकिन भाव बता रहा है कि बीमार है, तो दूसरा व्यक्ति उसको डॉक्टर से मिलने का क्या दे रहा है? सुझाव दे रहा है, सजेशन दे रहा है, एडवाइस यहां दे रहा है। तो इस प्रकार के आपके सेंटेंस जो हैं, जो मॉडल के संबंध जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के आपके क्लास 10th में आते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल का यहां प्रयोग करना सीखेंगे। तो पहला कौन सा है आपका? कैन। यूज ऑफ कैन। कैन का वास्तविक अर्थ होता है सकना। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, लिखना चाहो तो, नहीं लिखते हो तो कोई बात नहीं। कैन को हम प्रयोग में लाते हैं तो कौन कौन से मॉडल्स हैं, मूड हैं, उनके लिए प्रयोग लाते हैं। देखिए, नंबर 1 बात आती है एबल, एबिलिटी, कैपेबल, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, अलाउ, परमिशन, अनुमति, पजलमेंट, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मजबूत जहां संभावना होती है, इसका प्रयोग करते हैं। ओके डियर्स, एस्टोनिशमेंट यानी कि आश्चर्य, ये आपके कुछ मूड्स हैं, इनको आप लिखिए। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी इनका अर्थ में लिखा दूंगा। एबल, एबिलिटी योग्यता, कैपेबल कैपेसिटी क्षमता, पावर ताकत, स्ट्रेंथ शक्ति, अलाउ परमिशन अनुमति, पजलमेंट परेशानी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी सामान्य मजबूत संभावना, जनरल पॉसिबिलिटी सामान्य संभावना, एस्टोनिशमेंट माने आश्चर्य। इस प्रकार की जब चीजें मिलती। इसके अलावा ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबल संभावना के लिए मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब बात इंटरगेटिव और नेगेटिव हो तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? कैन का ही प्रयोग करते हैं। ओके डियर्स, आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपका स्टडी अच्छे से चल रहा होगा, यही मैं आशा करता हूं। आप बहुत अच्छे से अपना
प्रिपरेशंस कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, आपकी इन ऑनलाइन क्लासेज का आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। ओके डियर्स, मेरी क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं, और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी प्रॉब्लम परसिस्ट हियर, you can write the problem in your comment box. Okay dears, धन्यवाद।